हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए बजट वाली क्लास चल रही है। मैंने उसमें देख रहा था कि सर आप 10 दिनों से क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं, 10-12 दिनों से। अब क्या बताएं, देखिए दोस्तों सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती हैं। देखिए एक तो ये पेंसिल हमारी खराब हो गई थी, तो इसको तो ठीक कराए वो तो कोई बात नहीं थी। वो तो मैं आपको पेन टैप दूसरे पेन टैप से भी पढ़ा देता। मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोग अभी मैंने देखा लाइव कमेंट में इतना सारा मैसेज आ रहे हैं। यूट्यूब पे अभी बजट वाली क्लास चल रही है। देखिए हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। आप लोग देख सकते हैं ये कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, तो इसको भी हटवाना था और ये पेंसिल भी खराब हो गई थी। तो मैं ये देखिए डायरेक्ट यूट्यूब स्टूडियो पर आपको ले जा करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे ऊपर स्ट्राइक आया था, और ये स्ट्राइक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्ट्राइक हमारे पास में आए थे। एक स्ट्राइक ये आया था, तो ये स्ट्राइक किस में आया था जो आप लोग जानते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब हम लोग सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था यूपीपीसीएस के सामने जा करके। तो ये प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस समय अब एक ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्ट्राइक हमारे इधर किधर से स्ट्राइक आया है। तो मैंने जब बात बात किया था तो बोले थे शायद गवर्नमेंट भी जो स्ट्राइक देती है, क्योंकि ये किसके बीच में था, पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प उड़प थी। तो ऐसी कंटेंट को रिमूव करवाना चाहती है वो। तो वो भी स्ट्राइक देती रहती है। तो फिर हमने जुगाड़ तिगाड़ लगाया यार चैनल ना चला जाए। तो इसमें थोड़ा सा 2-4 दिन, एक सप्ताह चला गया, और फिर मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो इस वजह से क्लासेस अभी बीच में नहीं आ पाई थी। कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे ऊपर थोड़ा सा आ गया था, इस वजह से आप लोग देख सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे ऊपर लग गया था। कोई बात नहीं, अभी वो सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक तो प्रोटेस्ट वोटेस्ट जब बच्चों के साथ में खड़े होते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं तो आ ही जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए चलिए, मैंने वैसे बताना नहीं चाह रहा था, आप लोगों ने कहा तो मैंने बता दिया। देखिए डायरेक्ट मैंने यूट्यूब स्टूडियो में भी आपको दिखाया था। अच्छा, मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, कोई बात नहीं। तो पहले हम लोग, अच्छा अभी हम लोग क्या देखने जा रहे थे, हम लोग देखने जा रहे थे क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। मैं आप लोगों के लिए वन रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए वन रिपोर्ट जो है 2000 जो दिसंबर 2024 की 25-26 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 27 के लिए भी, अगर 27 में भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद आती है और 3 साल लगभग में लग जाते हैं इसको रिलीज होने में। जैसे ये 2023 वन रिपोर्ट है, लेकिन ये रिलीज कब हुई, दिसंबर 2024 में, यानी कि अभी ये रिसेंटली ही रिलीज हुई है। अब ये 3 सालों तक यही रिपोर्ट काम करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2021 में आई थी, तो 21 वाली रिपोर्ट आप लोग 2024 तक पढ़ते रहे। तो इस वाली जो रिपोर्ट ये आई है ये 2027 तक आपकी काम करेगी। इसको कैसे पढ़ना है, कंटेंट तो बहुत सारा है भर भर के, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों की बजट की क्लास चल रही है, आप लोग बजट की क्लास ये वाली देख रहे होंगे। देखिए इसमें मैंने सारे हाइलाइटेड पॉइंट हैं जो बता दिए, बहुत कम समय में 40-45 मिनट में पूरी क्लास में आप लोगों को यहाँ पर दे दिया हूँ। अभी ये लाइव चल भी रही है। मैंने अभी जस्ट देखा था, मैसेज बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए फिर बता ही देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, क्योंकि देखिए ये बात है, अगर ये वीडियो मम्मी गलती से देख ली ना, मम्मी पापा, तो जब जब भी वो लोग क्लास देखते हैं तो फिर वो हवा बना देते हैं सारी चीजों का। इस वजह से मैं कोई चीज बताता नहीं हूँ यूट्यूब पर। पहले मम्मी पापा यूट्यूब पर मेरी वीडियो नहीं देखते थे, लेकिन अब क्या है, वो वीडियो देखते हैं। अब मम्मी पूरी वीडियो देखती हैं। जब मम्मी को पता चल जाती है ऐसी कोई बात है, और खास करके इधर-उधर की जो थोड़ी-सी बात होती है, तो फिर मम्मी परेशान हो जाती हैं। कहती हैं, उनको लगता है कि जैसे कोई लीगल चीज़ है, तो वो बहुत बड़ा समझ लेती है कि अरे पुलिस-वुलिस की बात तो नहीं हो गई कहीं, कोई ऐसा-वैसा लफड़ा तो नहीं हो गया? ये तो सब लीगल काम होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। अब कहीं पर आंदोलन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? चैनल हटा देंगे, दूसरा चैनल बन जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं वो तो। लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 की बात करें, और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी पेपर का एंड आता है ना, मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है। देखिए अभी देखिए ये नई पेंसिल है, देखिए वो वाली पेंसिल थी वो एकदम पुरानी सी थी। ये पेंसिल भी खराब हो गई थी, तो ये पहले इस रिपेयर नहीं हो रही थी, तो फिर इसको रिप्लेस होने में 7 दिन लग गए। शाओमी की पेंसिल है, 6000 की आती है, लगभग में 6 साढ़े 6000 की आती है पेंसिल। तो ये फिर रिप्लेस होकर के आई, उधर से वो स्ट्राइक वाला मामला चल रहा था, फिर तबीयत खराब हो गई, और फिर 4-5 दिन बचे थे, तो मैं सोच रहा था यार क्या क्या कवर करा दूं आप लोगों के लिए। तो इस वजह से क्लास, तो आज बहुत सारे लोगों के 2 दिनों से मैसेज आ रहे हैं, सर बजट करा दीजिए और वन रिपोर्ट करा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों के कहने पर बजट और वन रिपोर्ट मैं करा देता हूँ। और अभी मेंस आ रहा है, तो मेंस में हम लोग जीरो टू हीरो आप लोगों को बना देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो चलिए
हम लोग देखते हैं, और आप लोगों का 5th फाउंडेशन बैच, नया बैच भी लॉन्च हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 18वीं वन रिपोर्ट है, कौन से नंबर की 18वीं वन रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के नाम से जानते हैं। कब रिलीज हुई? दिसंबर 2024 में, यानी कि रिसेंटली ये रिलीज हुई है। ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर एक, जो ये रिपोर्ट है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में रिलीज की जाती है। ओके, तो 1987 से इसे द्विवार्षिक स्तर पर प्रकाशित किया जाता है, और इसे ISFR रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, भारतीय वन विज्ञानी द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और अगर हम लोग इसमें विशेष चीजों की बात करें, इस बार वन एवं जो वृक्ष क्षेत्र है वो हमारा बढ़ गया है। जो पहले आप लोग 24% पढ़ते थे, अब वो क्या हो गया है? 25.17%। एग्जैक्ट पढ़ना है आप लोगों के लिए, पॉइंट में पढ़ना है आप लोगों के लिए। 25.17% हो गया है, ये आप लोग ध्यान रखना है। ना केवल इस बार नहीं आएगा तो अगली बार आएगा, अगली बार नहीं तो अगली बार, ये क्वेश्चन जरूरी आएगा आप लोगों को। और मेंस में तो आप लोग इस रिपोर्ट का यूज कर ही सकते हैं। तो ये ना केवल पीटी बल्कि मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, ना केवल इस साल बल्कि अगले साल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहे ये पीसीएस का एग्जाम देते हो, आईएएस का एग्जाम देते हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगर हम लोग वन एवं वृक्ष क्षेत्र की बात करें, तो अब वो बढ़ गया है, लगभग में 25.17% हो गया। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आखिर ये वन क्षेत्र है और जो वृक्ष क्षेत्र क्या होता है। देखिए बहुत सारी चीजें होती है। एक होता है एक होता है वृक्ष क्षेत्र, क्षेत्रफल, वृक्ष क्षेत्रफल। ओके, देखिए वृक्ष क्षेत्रफल होता है एक। ओके, और दूसरा होता है जिसको वृक्षावरण भी बोल देते हैं दूसरी बार भाषा में, तो आप लोग लिखना चाहें तो वृक्षावरण भी लिख सकते हैं। एक होता है वनावरण, और इसको भी वृक्षावरण भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए वृक्षावरण लिखा हुआ हो, या वनावरण लिखा हुआ हो, या वन आवरण लिखा हुआ हो, वन क्षेत्र लिखा हुआ हो, ओके, तो ये इस इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वन क्षेत्र बोलते हैं, वन क्षेत्र बोलते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वन क्षेत्र क्या है? यानी कि वन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के द्वारा जो घोषित किया जाता है, और इसे इसे रजिस्टर्ड किया जाता है, गवर्नमेंट है वन क्षेत्र के रूप में उसे घोषित करती है, और ये दस्तावेज में इसका उल्लेख होता है, आप लोग जानते हैं। ओके, तो जो गजट होता है उसमें इसको प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जारी किया जाता है, तो उसे बोलते हैं वन क्षेत्र। वन क्षेत्र जैसे कि कोई क्षेत्र है, जैसे कि अगर ये 100 हेक्टेयर भूमि है, अगर गवर्नमेंट 100 हेक्टेयर भूमि को इसको वन क्षेत्र बना दी तो वो वन क्षेत्र मानी जाएगी, भले ही इस पर एक भी पेड़ ना हो, या हो सकता है इसके आधे क्षेत्र में पेड़ हो, आधे क्षेत्र में पेड़ ना हो, फिर भी ये 100 हेक्टेयर भूमि है, ये वन क्षेत्र ही कहलाएगी, भले ही आधे क्षेत्र में इस पर वन हो। जैसे इधर क्या है? वन है इस पे, मतलब पेड़ है इधर, इधर क्या है? पेड़ है, इधर पेड़ नहीं है, बंजर भूमि है या फिर खाली भूमि है, फिर भी ये वन क्षेत्र कहलाएगी, 100 हेक्टेयर कहलाएगी। ठीक है। देखिए वहीं अगर हम लोग बात करें, अब ये वना आवरण और वृक्षावरण क्या वाला है? देखिए वना आवरण क्या होता है? वना आवरण वह क्षेत्र होता है, देखिए वन के बाहर, वन जो वन है, अब वन के बाहर भी तो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब वन के बाहर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अब जैसे वन है, इस वन के बाहर कहीं भी देश के अंदर अगर हमें देखने को मिले 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, मतलब 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, और 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वृक्ष हैं, और उनकी डेंसिटी देखी जाती है, मतलब कैनोपी डेंसिटी देखी जाती है। ओके, जिसको बितान घनत्व भी ऐसे कुछ हिंदी में बोलते हैं इसको। तो वो आपको देखने को मिलेगा 10% या उससे 10% से कम हो, और साथ में 1 हेक्टेयर भूमि पर जो कैनोपी है वो 10% से कम है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वृक्षावरण बोलेंगे। यानी कि जो वृक्ष होंगे वो दूर दूर होंगे, कहने का मतलब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है आसानी से पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगा। कैनोपी क्या होगी? थोड़ी सी बिगड़ी बिगड़ी होगी, छाव क्या होगी? थोड़ी सी दूर दूर होगी। तो आप लोग देखेंगे इसको बोलेंगे वृक्षावरण बोलेंगे। जैसे जो बागान बागान होते हैं, ये निजी क्षेत्र में भी हो सकते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में अगर जो घनत्व जो होता है, अगर घनत्व जो होता है वो 10% से कम का होता है तो उसे वृक्षावरण बोल देते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई 1 हेक्टेयर भूमि है और उस पर वृक्ष है, और उसकी डेंसिटी क्या है?
डेंसिटी क्या है वो आप लोग देखेंगे 10% से ज्यादा की है, और 1 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वन आवरण बोलेंगे। या 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर से भूमि ज्यादा होती है, तो उसको हम लोग वन आवरण बोल देते हैं। ठीक है। और इधर मैं क्या बोल दिया था, इधर सॉरी, इधर मैं एक चीज गलत बोल दिया था। इधर मैं बोल दिया था वृक्षावरण किसे बोलते हैं, इधर भी 1 हेक्टेयर होता है और इधर भी क्या होता है, 1 हेक्टेयर ही होता है। बस क्या होती है, कैनोपी में अंतर होता है। मतलब वृक्ष के हैं, अगर घने घने वृक्ष हैं, घने घने वृक्ष हैं, तो उसे बोल देंगे हम वनावरण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वनावरण। अगर वृक्ष हैं वो दूर दूर है, मतलब पेड़ पौधे दूर दूर है, तब हम उसे क्या बोल देंगे, वृक्ष आवरण बोल देंगे। ठीक है। 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं, कम से कम 1 हेक्टेयर चाहिए होता है, कम से कम 1 हेक्टेयर चाहिए होता है, कम से कम 1 हेक्टेयर चाहिए। 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। वन क्षेत्र समझ गए। वन क्षेत्र जो होता है, जो ऑफिशियली किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको हम लोग वन क्षेत्र बोल देते हैं। अब देखिए इसी में दो तरह के वन देखने को मिलेंगे, एक होता है आरक्षित वन, होता है एक संरक्षित वन होता है। अब ये भी पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा, तो मैं चलिए दो दो और चीजें बता देता हूँ। वैसे ये सारी चीजें मैं पढ़ा करके रखा हूँ। एक होता है आरक्षित वन, आरक्षित वन होता है। एक होता है संरक्षित वन होता है, संरक्षित वन होता है। देखिए आरक्षित वन जिसको रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और जो संरक्षित वन होता है जिसे प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोल देते हैं। देखिए जो आरक्षित वन होता है, ये जो होता है ये सरकार के ज्यादा कंट्रोल होता है, मतलब सरकार का नियंत्रण क्या होता है यहाँ पर, नियंत्रण क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो संरक्षित वन होता है यहाँ पर गवर्नमेंट का नियंत्रण, ये गवर्नमेंट के द्वारा, संरक्षित वन होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, एक तरह से प्रबंध किया जाता है एक तरह से। ओके। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल कम होता है, यहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं की जा सकती। मतलब जो संरक्षित वन आरक्षित वन होते हैं, आरक्षित वनों में जैसे कि लकड़ी है, या फिर जैसे कि आपको चारा लाना है, या फिर कोई भी काम करना है, जैसे कि भैंसों भैंसों को चराना है, कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कार्यों को करने के लिए सरकार की अनुमति होगी। यानी कि जब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, ये अगर परमिशन देगी, तब आप लकड़ी उठा सकते हैं, जाकर के चराई कर सकते हैं, मत्स्य मत्स्य को, मछली मछली को थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं। टूरिज्म है वो भी तभी संभव होगा जब सरकार अनुमति देगी। ओके। यानी कि सरकार अनुमति देगी तभी वहां पर आप पर्यटन संभव हो पाएगा, वहां से आप कुछ संसाधनों को ला सकते हैं। सरकार की अनुमति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रतिबंध क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन जो संरक्षित वन होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। ओके। और जो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, वो संरक्षित वन के रूप में बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर लोगों के लिए अनुमति होती है, जैसे चारागाह, चराने वराने पशुओं को जो संसाधन है वो इकट्ठा करने की अनुमति होती है। बस ऐसे कार्य ना किए जाएं जो प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो, ऐसे कार्य ना किए जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संरक्षित वन बोलते हैं। तो समझ गए आप लोग, आरक्षित वन क्या होता है, ज्यादा यहाँ पर नियंत्रण होता है, सरकार की अनुमति के बिना यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, ऐसे आप जा करके नहीं जा सकते। लेकिन जो संरक्षित वन होता है, ये सरकार के द्वारा मैनेज किया जाता है। यहाँ पर भी नियम होते हैं, कानून होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते। समझ गए आप लोग। तो चलिए ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया रखा है वन एवं वृक्ष क्षेत्र दिया रखा है। तो यानी कि वन और वृक्ष क्षेत्र में मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि 1 हेक्टेयर भूमि या उससे अधिक का कोई क्षेत्र है जहां पर कैनोपी 10% या उससे अधिक है, दोनों क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है। तो वृक्ष क्षेत्रफल अभी मैं आप लोगों को बताया था, या वृक्षावरण भी इसको हम लोग बोल देते हैं, वन क्षेत्र या फिर वनावरण हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। तो वो कितना है वो आप लोग देख सकते हैं। हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 25.17% हो गया है, यानी कि पहले की तुलना में बड़ा है। वन क्षेत्र की बात करें वो है 21%, वहीं वृक्ष क्षेत्र की बात करें तो वो है 3%। कितना है, 3%। जैसे आप लोग इधर देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। वन आवर्धन की बात करें तो वो कितना है, 21.76%। और वहीं वहीं अगर हम लोग बात करें वृक्षारोपण की बात करें या फिर वृक्षावरण की बात करें, वैसे बहुत सारे शब्दावलियां देखने को मिलेंगी, परेशान नहीं होना है। तो वो है 3.41% देखने को मिलेगा। ओके, टोटल मिलाकर के कितना हो जाता है,
टोटल मिला करके हो जाता है ये 25.17% हो जाता है। ये स्क्रब स्क्रब क्या होता है, जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है उसको, तो झाड़ियाँ कितनी 1.33% है वो झाड़ियाँ देखने को मिली। गैर वन क्षेत्र कितना है, शेष होगा वो भाई गैर वन क्षेत्र होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत प्रमुखता से याद रखनी है। देखिए मैं इसका नोट्स नहीं बना पाया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे लास्ट ईयर मैंने नोट्स बना के पढ़ाया था, इस बार नोट्स नहीं बना पाया हूँ, कोई बात नहीं। देखिए वन एवं जो वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि है, लगभग में 1500 किलोमीटर के करीब में वृद्धि हुई है। 1500 वर्ग किलोमीटर के करीब में वृद्धि हुई है। और सबसे अधिक वृद्धि जो है वो कहाँ पर हुई है, वो छत्तीसगढ़ में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, फिर उसके बाद में उड़ीसा, फिर राजस्थान। यानी कि सबसे ज्यादा जहां पर वनों में वृद्धि हुई है वो कौन सा राज्य है, ध्यान रखना है, वो है छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर राजस्थान। अच्छा, अगर आप लोगों से सिर्फ वन आवरण में पूछ लिया जाए, यानी कि वहां पर वृक्षावरण, या आपसे सिर्फ पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। अब ध्यान रखना, वन आवरण क्या है, वृक्षावरण क्या है, दोनों चीजें मैं बता चुका हूँ। ओके, तो अगर दोनों में पूछा जाए, वन और वृक्ष आवरण दोनों में पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है। लेकिन सिर्फ वन आवरण में पूछा जाए तो मिजोरम उसका आंसर होगा। अगर हम बात करें, देखिए अधिकतम वृद्धि जो है वो वन आवरण में, तो देखिए ये मिजोरम है, यहाँ पर दिया रखा है। अच्छा, देखिए यहाँ पर मिजोरम है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। ओके, तो देखिए मिजोरम, गुजरात, देन उड़ीसा देखने को मिलेगा। देखिए सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर आई है, देखिए वृद्धि तो देख लिए, सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में है, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में है, और फिर उसके बाद में उड़ीसा में है। लेकिन अगर हम सिर्फ वन आवरण की बात करें तो मिजोरम है और फिर गुजरात है। कम से कम एक दो तो याद ही रख लेना है ना। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर हुई, तो सबसे ज्यादा कमी है मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा वन भी कहाँ पर, वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा ज्यादा है वो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा कमी भी हुई है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमी हुई है, यानी कि ह्रास हुआ है एक तरह से। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, फिर कर्नाटका में, फिर लद्दाख में, फिर नागालैंड में आप लोग देख सकते हैं। ओके, और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर वन क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश के बाद में आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश, तो नॉर्थ ईस्ट में चली जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं इधर छत्तीसगढ़ ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए, अगर वहीं पर अगर हम बात करें प्रतिशत में, जैसे ये तो क्या है, कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन राज्य के प्रतिशत में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा वन, पूरे राज्य के सबसे ज्यादा वन उस राज्य के अंदर पाया जाता है। तो प्रतिशत में अगर हम लोग बात करें परसेंटेज में, तो उसमें सबसे ज्यादा वन है वो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की जितनी भूमि है उसमें से 91% से अधिक भूमि पर वन ही वन पाए जाते हैं, लोग बहुत कम पाए जाते हैं यहाँ पर। तो आप लक्षद्वीप में आप देखेंगे 91% से भी ज्यादा, 91.33% के करीब में यहाँ पर वन पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर कहाँ पर है, मिजोरम है। और तीसरे नंबर पे क्या है, फिर अंडमान निकोबार है। ओके, तो वैसे तो वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर प्रतिशत में बात करें तब मिजोरम हो जाएगा, सॉरी मिजोरम नहीं, लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप के बाद में कौन सा होगा, मिजोरम होगा, फिर अंडमान निकोबार। और उच्च वन आवरण वाले की बात करें तो लगभग में 29 राज्य ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक क्षेत्र में क्या पाया जाता है, वनावरण पाया जाता है। और 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें 75% से ज्यादा, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर 75% से ज्यादा, मतलब वनावरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं कि 75% से ज्यादा पाया जाता है। ये कौन कौन से हैं, जैसे आप देख सकते हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, ओके, मेघालय, त्रिपुरा, और मणिपुर। ऐसे कुछ कुछ राज्य हैं जहां पर 75% से ज्यादा भूमि पर वन पाया जाता है। और कार्बन स्टॉक की बात करें तो कार्बन स्टॉक जो है वो हमारा कार्बन स्टॉक, देश का कार्बन स्टॉक है, उसका अनुमान है 7,285 मिलियन टन। ओके, 2021 की तुलना में हमारा बढ़ गया है क्योंकि वृक्ष अब थोड़े से ज्यादा लगे हैं। तो 81 मिलियन टन हमारा अब थोड़ा सा कार्बन स्टॉक बढ़ गया है। सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है।
आप कहेंगे वन क्षेत्र तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक ज्यादा कैसे? अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी ज्यादा है, वहाँ वन क्षेत्र मध्य प्रदेश की तुलना में कम है, लेकिन वहां पर वनों, जो वृक्ष हैं उनकी संख्या ज्यादा है, इस वजह से कार्बन स्टॉक भी वहां पर क्या है, ज्यादा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश क्या है, वो पहले नंबर पे आ जाता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश चला जाता है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ चला जाता है। तो कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, और फिर छत्तीसगढ़। हमारे साथ में बोलिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखिए, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि भारत का कार्बन स्टॉक है, ये 30 बिलियन CO2 के समतुल्य पहुंच चुका है। और हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक, ये लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2030 तक हमारा जो लक्ष्य है वो 2.5 से लेकर के 3.0 मिलियन टन के लक्ष्य के करीब में देखने को मिलेगा। और पश्चिमी घाट में, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, देखिए पश्चिमी घाट में जो जो पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है, वो ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग में उसके कुल क्षेत्रफल का 73% के करीब में यहाँ पर पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है, वो विस्तृत देखने को मिलेगा। उसके बाद किसका है? उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र का है। तो सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में, फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो ये क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें मैंग्रोव वन की, देखिए मैंग्रोव वन है, वो लगभग में 5,000 वर्ग किलोमीटर, अगर पूरा याद रखना चाहते हैं 4,991 वर्ग किलोमीटर है, वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये हमारी कुल भूमि है, भारत की कुल भूमि है, उसका 0.15% क्षेत्र में ही सिर्फ है। और इसमें कमी दर्ज की गई, ध्यान रखना है। हमारा वन क्षेत्र तो बड़ा है, लेकिन मैंग्रोव क्षेत्र हमारा क्या हुआ है? कम हुआ है। मैंग्रोव क्षेत्र क्या हुआ? कम हुआ है। ओके। और सबसे ज्यादा कमी है, जो कमी है वो कहाँ देखी गई है? गुजरात में देखी गई है। जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हमें वृद्धि देखने को मिली है। ओके। गुजरात में हमको कमी देखने को मिली है, गुजरात में क्या हुआ है? कमी हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश और जो महाराष्ट्र है, क्या है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है, उसमें हमको वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह कमी हुई है, गुजरात में तो कमी हुई है, लेकिन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है, यहाँ पर मैंग्रोव क्षेत्र हमारा बड़ा है। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल मैंग्रोव क्षेत्र में कमी आई, क्योंकि आप देख सकते हैं अकेले 36 वर्ग किलोमीटर, देखिए आप लोग देख सकते हैं 36 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र कम हुआ है। लेकिन आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में जैसे 13 वर्ग किलोमीटर, 12 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, यानी कि कमी ज्यादा दर्ज की गई है, वृद्धि कम हुई है। इस वजह से ओवरऑल क्या हुआ है? मैंग्रोव क्षेत्र हमारा कम हुआ है। अच्छा, कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे जो काफी महत्वपूर्ण है, राज्यों का प्रदर्शन। देखिए राज्यों के प्रदर्शन में बात करें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? अभी हमने बताया, रिवीजन हो जाएगा, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर नॉर्थ ईस्ट में चली जाइए, अरुणाचल प्रदेश है, और फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। बहुत सिंपल है याद करना, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह से अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, तो वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वनावरण में बात की जाए, सबसे ज्यादा सब केवल और केवल वनावरण में बात की जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? मणिपुर में हुई है तब। और वैसे छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर राजस्थान है। और इसी तरह से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कम भी हुआ है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में कम हुआ है? तो मध्य प्रदेश, अभी बताया, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भी पाया जाता है, और यहाँ पर वन क्षेत्र भी हमारा कम हुआ है, वृक्ष कटे हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा यहाँ पर वन कटे हैं। दूसरे नंबर पे कर्नाटका में कमी आई है, फिर लद्दाख, फिर नागालैंड में सर्वाधिक कमी आई है, ठीक है। अब मैंग्रोव की बात कर लेते हैं, तो मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर गुजरात में, सभी लोग जानते हैं। पहले मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। दूसरे नंबर सबसे ज्यादा बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे गुजरात में पाया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि गुजरात में कमी भी आई है। कहाँ आई है? गुजरात में कमी भी आई है। और फिर तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, और फिर इसके बाद में अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और फिर जो इधर आंध्र प्रदेश है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये तीसरे नंबर, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे गुजरात में, तीसरे नंबर पे आप लोग अंडमान निकोबार देख सकते हैं, और चौथे नंबर पे जो आंध्र प्रदेश है उसमें
मैंग्लोवन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इनको आप लोग ध्यान रखना है। देखिए वनाग्नि सबसे ज्यादा देखने को मिली है। सबसे ज्यादा वनाग्नि यानी कि वन में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर वन में आग लगने की घटनाएं देखने को मिली है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं। कार्बन स्टॉक अभी हम लोग देखिए 81 मिलियन टन के करीब में देखने को मिलेगा। बांस संसाधन की बात करें, बांस संसाधन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मैक्सिमम लोग इसमें नॉर्थ ईस्ट लगाएंगे, पूर्वोत्तर राज्य पहले नंबर पर लगाएंगे, लेकिन नहीं। मध्य प्रदेश क्या है? बांस संसाधन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। मैंग्रोव की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी हम लोग देखें पश्चिम बंगाल, गुजरात, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। देखिए कृषि वानिकी सबसे ज्यादा, जैसे कृषि बागान जो होते हैं, बागानी कृषि जहां पर की जाती है, सबसे ज्यादा बागानी कृषि कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर उड़ीसा में। सबसे ज्यादा बागानी कृषि कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर उड़ीसा देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए वनाग्नि की घटनाएं कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा देखने को मिली है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए नागा नागा अर्जुन सागर जो श्री सैलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर इसके अंदर सबसे ज्यादा हमें घटनाएं देखने को मिली है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, फिर उसके बाद देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा श्री सैलम, नागार्जुन जो आंध्र प्रदेश में, इसमें सबसे ज्यादा आग की घटनाएं देखने को मिली। फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है, इंद्रा इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ है, फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि फॉरेस्ट दिखाया गया कि कहाँ पर डेंसिटी कितनी ज्यादा है, कहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। देखिए पेरिस समझौता जो है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर योगदान, जिसको एनडीसी के नाम से जानते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, भारत ने 2030 तक कहा है कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य के बराबर कार्बन सिंक है, इसका संकल्प रखा है। अतिरिक्त कार्बन सिंक ये हमको बनाना है, ये हमारा क्या है, एक तरह से मतलब टारगेट रखा गया है। ये ध्यान रखना है 2030 तक है। और कितना? 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन के करीब में हमें अतिरिक्त, मतलब और ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, कार्बन सिंक बनाएंगे। ठीक है। और इधर आप लोग देख सकते हैं कि भारत ने बॉन चैलेंज जो है, इसमें 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है, इसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और वैश्विक मानक आबादी है वो 17% देखने को मिलेगी। ओके। इसमें पशुधन है वो 18 दशा 18% की आजीविका का समर्थन इसमें किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें इसमें दे दे रखी है। इधर आप लोग इधर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें जो जो भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें, तो भारतीय वन सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना जो है 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना है 1 जून 1981 में हुई थी, जो 1965 में शुरू किए गए वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण का स्थान लिया है। पहले ये संस्थान था, फिर ये संस्थान अब आ गया। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका मुख्यालय है वो देहरादून में, इसके और भी क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, जैसे कि शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु, 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी देखने को मिलेंगे। पूर्वी क्षेत्र का एक बरनी हाट जो है वो मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इधर कुछ क्वेश्चन दिए रखे हैं। देखिए ये वाली वही सेम चीज है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। PIB का जो ऑफिशियल चीज है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है, जो PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके द्वारा जो यहाँ पर चीजें बताई गई हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसको देख सकते हैं। पूरी की पूरी वन रिपोर्ट जो है समरी के तौर पर आप लोगों को बता दी गई है। और अगर आप लोग इसको भी देखना चाहते हैं, PCS के लिए आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, और ऊपर मैंने सारी चीजें तो आपको बताई दी है। आप लोग एक बार इसको देखिएगा अच्छे से, और फिर आप लोगों को कल पेपर देने जाना है, एकदम निश्चिंत होकर के पेपर देने जाना है, बहुत ज्यादा टेंशन तनाव लेकर के नहीं जाना है। आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, आपको हमेशा कम लगेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। कम कम लगेगा ही। लेकिन जो अगर जो कितना भी आप पढ़ लीजिए, आप लोग ऐसा ऐसा अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ लूं, बहुत ज्यादा पढ़ लूं, तो मैं सारे क्वेश्चन करने में सक्षम हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। आप देखेंगे कि लगभग में 35 क्वेश्चन के आसपास ही आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप कोई कंप्यूटर नहीं है, आप इंसानी है। 35 क्वेश्चन के आसपास पहुंच पाएंगे जो आपने स्टैटिक पोर्शन और अपना कुछ करंट से पढ़ा है। फिर इसके बाद में जो होंगे वो आपके
एलिमिनेशन मेथड पर चलेंगे या 50-50% पर चलेंगे, किसमें किसी-किसी में 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, कभी-कभार एक ऑप्शन है उसमें थोड़ा-सा डाउटफुल रहेंगे आप, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उसमें से आप लोगों को लगभग में 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने हैं, तो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए, सही करने के लिए आपको कम से कम 2x या फिर 2.5x क्वेश्चन करके आने हैं। यानी कि 10 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि एक्यूरेसी आपकी हमेशा 100% नहीं रह सकती। ठीक है? तो आप लोग अपना रेशियो बना करके चलिए कि कितना क्वेश्चन हमको सही करना है और इतना क्वेश्चन हमारा गलत जाएगा ही जाएगा। अगर 35 क्वेश्चन आपने किया है, तो ये मान के चलिए इस 35 क्वेश्चन में से भी आपके लगभग में 5 क्वेश्चन गलत होंगे, भले ही आपको लगता हो कि ये हमारे 100% सही है। क्योंकि मैंने पढ़ा है ऐसा बुक में, फिर भी मान के चलिए 5 क्वेश्चन गलत जाएँगे और वो जाएँगे ही, क्योंकि उसमें कोई ना कोई सिली मिस्टेक या फिर कोई ऐसा शब्द दिया रखा होगा, जिसको आप मिस कर चुके होंगे, समझ नहीं पाए होंगे या फिर आप लोग गलत गोला भर देंगे। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, जो उसमें 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं रहती। तो जब भी आप लोग जैसे 35 क्वेश्चन आपने किए, तो 35 में भी मान के चलिए भाई -5 करके चलिए और आपको सिलेक्शन लेने के लिए एटलीस्ट 45 क्वेश्चन काट-पीट के करके आना है। तो आपको लगभग में अभी कितने 15 क्वेश्चन की ज़रूरत है, 15 क्वेश्चन की ज़रूरत है, तो लगभग में आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट और करना है। तो इस तरह से अगर आप करके आएँगे तो आसानी से हो जाएगा और आप लोग सीसेट लगाएँ तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर मार करके आइएगा। कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो आराम से सीसेट निकलेगा और कॉम्प्रिहेंशन में भी एक्यूरेसी हमेशा 100% नहीं होती है। अगर आप लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं, तो अगर आपने 30 कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट किए हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 24 से 26 क्वेश्चन ही आपके सही जाते होंगे। बहुत प्रैक्टिस की होगी तब। नहीं तो वही आपका आप 30 अगर कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करेंगे तो लगभग में 20-21 के करीब में एक्यूरेसी रहती है। मतलब 20-21 सही होंगे, बाकी आपके 9-10 8-10 9 या 10 के करीब में 11 के करीब में गलत जाते हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है। आपको इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा-सा स्मार्ट वे में पढ़ के आना है, नहीं तो आप लोग कभी भी विद्वान नहीं बन सकते। इसमें पीएचडी थोड़ी ना करना है। तो मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। एक बार देखेंगे तभी याद हो जाएगा, कल ही तो आपको जाकर के सब ऐसे ही उतार देना है। जिसने ध्यान से देख ली होगी ये पीडीएफ, उसका तो काम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर वन रिपोर्ट से, बजट से क्वेश्चन आया तो आप लोग धुआंधार कर देंगे और 2 क्वेश्चन भी फँस गए तो आपके क्या है, बल्ले ही बल्ले हैं। फिर तो चलिए, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी लोगों के लिए। देखिए हमारे लिए थोड़ी समस्याएँ आ गई थी। 10-12 दिन हमारे थोड़े से कठिन कटे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर से आपका मेंस-वेंस का पेपर आ रहा है, तो हम लोग फिर से एक्टिव रहेंगे। कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए समस्या जीवन में आती रहती है, कभी भी ज़िंदगी एक जैसी नहीं चल पाती है, कुछ उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, और भगवान और हम सभी आप लोगों के साथ में हैं और जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाइएगा। ये मत समझिए मेरा ये छूट गया, वो छूट गया। या फिर अभी मैं और पढ़ लेता, इस बार अटेम्प्ट दूँ ना दूँ, ये आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अरे जाइए, जा कर के आप लोग सोचिए, अरे चलो जाता हूँ, इस बार पेपर दे कर के आता हूँ और ताबड़तोड़ करके आता हूँ। ओके, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ जाइए। सुबह उठिए एकदम, उठने के बाद नहाइए-धोइएगा और फिर जाइएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं। कुछ लोग ऐसा करेंगे, पेपर के चक्कर में 4 बजे उठ जाएँगे, फिर पेपर में वहाँ पर इनएक्टिव रहेंगे, सोएँगे। आराम से आपका पेपर है, तो उठिएगा 7 साढ़े 7। अगर बहुत दूर पेपर है, तो आप लोग जल्दी उठना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन पास में अगर पेपर है, 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी जाने की भी ज़रूरत नहीं। इतनी जल्दी जाइएगा कि अगर हम किसी वाहन से जा रहे हैं, वो वाहन खराब हो जाए, तो मैं पैदल भी पहुँच जाऊँ। इतना मार्जिन लेकर के चलना है बस, और उससे ज़्यादा जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि पेपर से आप लोग 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ही पहुँच गए। ऐसा मार्जिन लेकर चलिए, अगर मैं जिस वाहन से जा रहा हूँ वो वाहन आखिर खराब हो जाए, तो मैं पैदल भी अगर जाऊं, तो भी मैं टाइम से पहुंच जाऊं, ऑन टाइम पर पहुंच जाऊं। बस उस तरह से आपको जाना है। और पेपर देने जा रहे हैं, तो एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जो भी आईडी प्रूफ है वो रख लीजिएगा। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो भी आपने लगाया है वो रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड लेकर के जानेंगे, एटलीस्ट 2 पेन लेकर के जाना है। और फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट 2 से 3 फोटो लेकर के जाना है। ज़्यादा ले चले जाएँगे कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 फ़ोटो तो आपके पास में होनी चाहिए। ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम लेकर के ना जाएँ, लेकर के आपको जाना ही जाना है। भले ही देखिए ज़रूरत तभी पड़ती है जब कि डाउट होता है ना, तभी वो एक्स्ट्रा वेरिफ़िकेशन होता है, तब वो फ़ोटो-वोटो लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर थंब-वंब वो बहुत सारी चीज़ें ली जाती है, लेकिन आप लोग उसी हुलिये में भी जाना है। वही चश्मा-वश्मा, वही आप लोग हेयर स्टाइल वही, जैसे आपने फ़ोटो खिंचाया हो ना, वैसे ही। ऐसा नहीं कि क्लीन शेव में फ़ोटो लगाया और एकदम दाढ़ी के साथ में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है?
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्लीन शेप में अगर आपने फ़ोटो दिया है, तो क्लीन शेप में ही आपको पेपर देने इस बार जाना है। थोड़ी-सी सख्ती ज़्यादा होगी, तो ध्यान दे कर के थोड़ा-सा जाना है, ठीक है? तो चलिए ये लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं।